हेलो स्टूडेंट क्लास 8 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये एक वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने हमारे देश को परमाणु हथियार दिए। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे, बहुत ही सीधे व्यक्ति थे और बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट, बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। तो ये जो लेसन है ये एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू। तो जिसने ये चैप्टर लिखा है उसने कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का इंटरव्यू लिया होगा, तो उसने वो इंटरव्यू ऐसा कैसे ही आपको सामने बुक में दे दिया है। पहले उसमें बताया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन थे। रामेश्वरम तमिलनाडु के एक अल्प शिक्षित परिवार में सन 1931 में जन्मे प्रोफेसर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने रक्षा वैज्ञानिक के रूप में ख्याति अर्जित की। जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनका पूरा नाम था अबुल पकीर, पी से पकीर और जे से जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये एक अल्प शिक्षित का मतलब इनका जो परिवार था ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तमिलनाडु के थे, रामेश्वरम में एक शहर है वहाँ पर। इनका जन्म सन 1931 में हुआ था और इन्होंने भारत में रक्षा वैज्ञानिक के तौर पे भी काम किया है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कलाम का व्यक्तिगत जीवन तपस्या भरा रहा। दिन में 18 घंटे काम करने के बीच वे वीणा बजाने का भी अभ्यास भी करते थे। बच्चों और युवाओं की आंखों में विकसित भारत की तस्वीर देखते थे। ऐसे महान व्यक्ति ने हमारे अनुरोध पर बच्चों के लिए समय निकालकर साक्षात्कार दिया। चिंतन पूंजी है, उद्यम जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान है। ये डॉक्टर कलाम जी का वाक्य था जो उन्होंने बच्चों के लिए एक उपदेश दिया था, एक मैसेज दिया था कि आप चिंतन कीजिए। चिंतन जो है वो पूंजी है और किसी भी प्रॉब्लम जो भी है उसके बारे में विचार कीजिए। उद्यम जरिया है जो आप उसको पाने के लिए मेहनत कीजिए और कड़ी मेहनत जो है समाधान है। तो जो साक्षात्कार में जिन्होंने इंटरव्यू लिया उसने पहला प्रश्न उनसे पूछा, वह कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन में एक नई दिशा दी, आपको एक महान इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिखाया। तो डॉक्टर कलाम जी ने जो आंसर दिया वो ये था, यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था, 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर हमें चिड़ियों के उड़ने का एक सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने श्यामपट्ट का मतलब ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर हमें लगभग 20 मिनट तक समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, पंख फड़फड़ाने, संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछ कैसे काम आती है। पूरा समझाकर उन्होंने हमसे पूछा कि समझ में आया। मैंने और कई अन्य बच्चों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया। इस पर क्रोधित होने के बदले वे हमें समुद्र तट पर ले गए। वहाँ हमने अनेक पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वहाँ पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई। पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछ से संतुलन, सभी क्रियाओं का सामंजस्य सब स्पष्ट हो गया। अंत में उन्होंने बताया कि पक्षी आंतरिक प्रेरणा और जीने की इच्छा शक्ति से उड़ता है। इस अध्याय से पक्षियों की उड़ान की तकनीक के साथ साथ हमें जीवन की गहरी शिक्षा भी मिली। सैद्धांतिक ज्ञान का उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। तो उन्होंने बताया कि एक बार जो उनके टीचर थे वो ये बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। जब उन्होंने समझाया, ब्लैक बोर्ड पर समझाया कि पक्षी जो होते हैं वो अपनी पूंछ से संतुलन बनाते हैं और अपनी बॉडी जो है वो उनकी हल्की होती है, इसलिए वो हवा में उड़ जाती है। तो वो उनकी बात समझ में नहीं आई। तो जब टीचर के पूछने पर उन्होंने बताया और अन्य बच्चों ने बताया हमको समझ में नहीं आया, तो टीचर जो होते हैं वो समुद्र के किनारे ले जाके उनको दिखाते हैं कि पक्षी किस तरह से उड़ते हैं। वहाँ जाके उनको जब पक्षियों को उड़ता हुआ देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि पक्षी जो है वो अपनी बॉडी का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं उड़ने के लिए। रामेश्वरम के तट पर पक्षियों की उड़ान मेरे मन में गहराइयों तक उतर गई। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया। मैं उनका आभारी हूँ जिन अध्यापक को पढ़ाने की विधि ने मेरा भविष्य तय कर दिया। इससे मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित कर लिया। मैंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया। तो जो अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने देखा कि पक्षी कैसे उड़ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि हमें भी जो भौतिक विज्ञान है उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। आगे चल के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ बना और फिर वो आगे चल के एरोप्लेन इंजीनियर और रॉकेट इंजीनियर बने।
प्रश्न, विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारी आवश्यक है। जो दूसरा प्रश्न था, जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया उन्होंने पूछा विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियाँ आवश्यक है। तो अब्दुल कलाम जी ने जो आंसर दिया, सबसे आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थियों के मन में विषय के प्रति लगाव, विद्यार्थी के मन में प्रबल जिज्ञासा। विज्ञान हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करता है जिससे हमारी मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। हमें चाहने लगे कि इस समस्या को सुलझाएं जिसे किसी ने आज तक न सुलझाया हो। इसलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की खोज, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, स्टीव हॉकिंस की स्ट्रिंग थ्योरी, सीवी रमन जी ने नोबेल पुरस्कार मिला है, उनके बारे में पढ़ना हमें अच्छा लगता है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर लिमिट और ब्लैक होल के लिए जाने जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन जो अंकगणित सिद्धांतों के जन्मदाता है। इन्हें पढ़ने में हमें अच्छा सैद्धांतिक विज्ञान आधार प्रदान करता है। हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता से समझ पाते हैं। तो उन्होंने बताया कि उन बच्चों को विज्ञान पढ़ना चाहिए जो कुछ जानने के इच्छुक हों, यानी कि अगर जब तक आपको उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा, उस सब्जेक्ट में प्रेम नहीं होगा, तब तक आप उसको ईमानदारी से नहीं पढ़ पाएंगे, और जब तक आप ईमानदारी से नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आप वो विषय याद नहीं कर पाएंगे। तो विज्ञान के लिए हमेशा सबसे पहले तो उस विषय के प्रति लगाव होना चाहिए और बच्चे के अंदर कुछ जानने की, कुछ पढ़ने की, कुछ सीखने की जिज्ञासा और इच्छा होनी चाहिए। तभी अगर आपके अंदर कुछ जानने की, आपके अंदर कुछ ऐसी करने की इच्छा है कि किसी ने भी वो पहले ना किया हो, तभी आप कुछ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के तौर पे कुछ कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए जिन्होंने नई नई चीज़ें खोजी हैं। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स बताई, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी बताई, स्टीव हॉकिंस ने स्ट्रिंग थ्योरी बताई, सीवी रमन ने ब्लैक होल के बारे में बताया, और रामानुजन थे, उन्होंने अंकगणित के सिद्धांतों के बारे में हमें बताया। तो इस जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने नई नई चीज़ें हमें बताई। उसके बाद उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, 2012 हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा 2020 में। उन्होंने बताया, डॉक्टर कलाम ने, वह बहुत सुंदर और सुखद होगा। गांव और शहरों की विभाजक रेखा समाप्त हो जाएगी। समान वितरण के तहत उद्योगों को पर्याप्त दर्जा और गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति होगी। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सामंजस्य के साथ काम होगा। कई मेधावी विद्यार्थियों शिक्षा और विकास में मूल्यों से वंचित नहीं रहेगा। वह राष्ट्र योग्य विद्यार्थियों, वैज्ञानिक, पूंजी निवेशकों की मंजिल होगा। श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। राष्ट्र की शासन व्यवस्था पारदर्शी, भ्रष्टाचार से पूर्ण मुक्त होगी। गरीबी और शिक्षा जड़ से समाप्त हो जाएगी। स्त्री और बच्चों के विरुद्ध अपराध पूरी तरह से नियंत्रण में होंगे। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। समृद्ध, स्वस्थ, आतंक रहित, प्रश्न शांतिपूर्ण राष्ट्र जीवन यापन के लिए सर्वोत्तम स्थान होगा जिस पर अपने नेतृत्व पर गर्व होगा। तो जब उनसे पूछा गया 2012 में हमारा देश भारत कैसा होगा, तो उन्होंने ये सारी बातें बताई कि हमारे देश में सभी लोग हंसी खुशी और सुख समृद्धि से रहेंगे। बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी होगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, महिलाओं को और बच्चों को उनके अधिकार होगा, उन पर कोई हिंसा नहीं करेगा। गरीबी और शिक्षा जड़ से समाप्त हो जाएगी, और जो गांव है और जो शहर है उनके बीच में जो अंतर है वो कम हो जाएगा। तो ये बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई। अगला प्रश्न था, आपको भारतीय समेकित प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम का अविवादित जनक कहा गया है। कृपया हमें IGM-DP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की 5 मुख्य परियोजनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो डॉक्टर कलाम ने उन्हें बताया, सन 1983 में IGM-DP के अंतर्गत 5 प्रक्रियाएं विकसित करने का विचार किया गया। ये एक प्रोग्राम था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत उन्हें मिसाइल्स बनानी थी। तो कौन कौन सी मिसाइल उन्होंने बनाई? पहली मिसाइल बनाई पृथ्वी नाम की एक मिसाइल है जो सतह, जो ज़मीन पर मार करती है, और कितनी दूर तक मार कर लेती है? 150 किलोमीटर दूर तक मार कर लेती है। दूसरी मिसाइल जो बनाई वो आकाश थी, वो थी मध्यम दूरी से, यानी कि ज़्यादा दूरी, मतलब बीच की दूरी से और हवा में, ज़मीन से और हवा में वो वो मार कर सके। तो वो 24 किलोमीटर दूरी तक हवा में मार कर सकती थी, जिसका नाम था आकाश। तीसरी मिसाइल उन्होंने बनाई थी त्रिशूल था त्वरित प्रतिक्रिया की सतह से हवा में एक छोटी सी दूरी का प्रक्षेपण, क्षमता 8 से 10 किलोमीटर। 8 से 10 किलोमीटर दूरी मार करने की जो मिसाइल थी उसका नाम त्रिशूल था। ये ज़मीन से और हवा में मार करती थी। नाग, चौथी मिसाइल बनाई थी नाग, टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपण, क्षमता 4 किलोमीटर। ये जो नाग था ये टैंक को मार करने के लिए बनाया गया था। पांचवी थी अग्नि, तकनीकी प्रमाणक प्रशिक्षण प्रणाली से बैलिस्टिक मिसाइल थी, बैलिस्टिक। फिर उन्होंने बताया पिछले 25 वर्षों के दौरान 2 प्रक्षेपण प्रणालियाँ विकसित हुई हैं, इनका प्रयोग भी किया गया है। आकाश को हमारी वायुसेना ने आपूर्ति के लिए मंगवाया और पृथ्वी व अग्नि अनेक रूप से विकसित किए गए हैं, इनके प्रसारण की पूरी तैयारी है।
तो उन्होंने बताया कि जो 5 मिसाइल हैं ये अलग अलग सेनाओं ने हमसे मंगाई है, कुछ जल सेना ने मंगाई है, कुछ थल सेना ने, और ये अगले 25 वर्षों के दौरान ये सारी प्रणालियाँ जो है विकसित हो जाएंगी। फिर है प्रश्न, शिक्षा व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने बताया कि दूरस्थ शैक्षिक कार्यक्रमों को देश के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता से व्यवहारिक बनाने के लिए 3 तरह के कार्यक्रम आवश्यक है: संपर्क, प्रसारण और उत्पादन एवं उसका प्रसार, जो संपर्क को 1.5 लाख टर्मिनल के साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। देश के दूसरे भाग में ब्रॉडबैंड और बेतार संचार माध्यम से जुड़े हैं। ये सभी माध्यम उत्तम साधन है। वो क्या क्वेश्चन ये था कि आप जो शिक्षा है उसको तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक किस तरह से पहुंचाया जा सकता है। संचार, जैसे अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो वो भी एक तकनीक के माध्यम से ही हो रही है। तो उन्होंने बताया कि अगर हम ब्रॉडबैंड और दूसरे वायरलेस माध्यम से जोड़ दें शिक्षा को, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठ के आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। जब हम सारे देश के संचार माध्यम को जोड़ने में सफल हो जाएंगे तो शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थी और शैक्षिकों को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से संपर्क साधा जा सका है। इस संपर्क में व्यापक शिक्षक अभियान चलाए जा सकेंगे। इससे हर क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। फिर प्रश्न पूछा गया, परमाणु शक्ति का संबंध अधिकतर विनाशक बम के रूप में होता है, इसके सकारात्मक व रचनात्मक प्रयोग के बारे में बताएं। तो उन्होंने बताया कि आपने परमाणु बम बनाए हैं, लेकिन ये परमाणु शक्ति है ये हमेशा विनाश ही करती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने बताया परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए भी हो सकता है, उत्तम कृषि के बीज प्रदीपन हेतु भी किया जा सकता है। फिर प्रश्न था, आपको कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान है, एक वैज्ञानिक होते हुए इस दिशा में आपका रुझान कब और कैसे हुआ। तो उनका आंसर था, जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ता था उस समय संगीत में मेरा रुझान बढ़ने लगा। मुझे MS सुब्बुलक्ष्मी और सी बादुड़ी श्रीवान अय्यर का संगीत अच्छा लगता था। मैं अपने मित्र सांथम के साथ त्रिपुरा त्यागराजा उत्सव में संगीत सुनने जाता था। हॉस्टल लौटकर हम इसी संगीत के विषय में बहुत सी बातें करते थे। तो उन्होंने बताया कि जब वो कॉलेज में थे तब वो संगीत सुनने जाते थे, और उन्होंने कुछ सिंगर्स के नाम भी बताए हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी और ये सी बादुड़ी श्रीवान अय्यर। ये बहुत महान, बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं जिनको कलाम जी अपने कॉलेज के समय में सुना करते थे। उन्होंने बताया अपने दोस्त के साथ सुनने जाते थे और सुनते सुनते उनका जो रुझान है वो इस संगीत की तरफ बढ़ा। आखिरी प्रश्न उन्होंने पूछा, भारत के भावी कर्णधारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। भावी कर्णधार का मतलब आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन। डॉक्टर कलाम ने कहा, मैं भारत के कर्णधारों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी युवक को भविष्य से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसे अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, समय बहुत मूल्यवान है, सदाचारी बनो, आत्मविश्वास रखो, तुम्हारे पास हर समस्या का सामना करने की क्षमता है। ऐसा करके तुम अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लोगे। तो उन्होंने बताया कि मैं भावी कर्णधारों को, देश के फ्यूचर में आने वाले जनरेशन को, नवयुवकों को, जवान बच्चों को यही बताऊंगा कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया कि उन्हें जीवन में क्या करना है, उसको पाने के लिए वो समय का सदुपयोग करें, सदाचारी बने, अपने पर विश्वास रखें और अपने पर यह विश्वास रखें कि आप जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान, उसका सामना कर सकते हैं, और ऐसा करोगे तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लोगे। आखिर में उन्होंने कहा, जय हिंद। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला, इस साक्षात्कार को, इस इंटरव्यू को पढ़ के हमें यह संदेश मिला, परिश्रम से ही जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार APJ अब्दुल कलाम जी ने गरीबी के और उनका परिवार ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया और उसको पाने के लिए मेहनत करी, उसी प्रकार हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और मेहनत से वो सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके आपको शब्दार्थ और ये क्वेश्चन आंसर आपको PDF में दे दी जाएंगे, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। बाकी ये जो रिक्त स्थान है और ये जो टिक राइट है ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।